आज फिक्स में गुरुत्वाकर्षण चलेगा। कल जो है कार्य ऊर्जा के बारे में पढ़े थे, उसके बाद जो है आपको बल के बारे में पढ़े थे, घर्षण बल के बारे में पढ़े थे। आज जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या है। ब्रह्मांड की सभी भौतिक वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। सही बात है। ब्रह्मांड की सभी भौतिक वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो नेचुरल है। दो पिंडों के मध्य जो आकर्षण बल का कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे हो गया उदाहरण में ग्रहों का सूर्य की परिक्रमा करना। अब देखिए गुरुत्व एवं गुरुत्व केंद्र, ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्व क्या है, वो आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसको क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। तथा किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, वह चाहे वस्तु किसी भी स्थिति में रखा जाए। बहुत जगह देखे होंगे बिल्डिंग जो है टेढ़ा भी रहता है, लगता होगा क्या कि टेढ़ा है, लेकिन वो सेंटर पर जो है ना, सेंटर को ऐसा क्या हो रहता है, वो जो है लगता है लेकिन टेढ़ा है, लेकिन है वास्तव में होता नहीं, लंबवत जो है ना उसका रहता है। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से सदैव नीचे की ओर कार्य करता है। वस्तु का भार ऐसा काम करता है, गुरुत्व केंद्र से सदैव नीचे की ओर कार्य करता है। जैसे हो गया पीसा की झुकी हुई मीनार गुरुत्व केंद्र का ही एक अनुप्रयोग है। झुकी हुई मीनार जो है पीसा का, वो किसका उदाहरण है, गुरुत्व केंद्र का एक उदाहरण है। अब पीसा मीनार है, मीनार का नाम है, ठीक है, वो झुका हुआ है ना, उसका उदाहरण में दे दिया, गुरुत्व केंद्र का एक एग्जाम्पल है, समझे। अब देखिए शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण नियम देख लीजिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण अथवा पिंड, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण अथवा पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसका परिमाण F दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों पिंडों के मध्य दूरी r के वर्ग के विकर्णानुपाती होता है। जैसे अपना लोग जानते हैं F बराबर कैपिटल G m1 × m2 बटा r² होता है ना, वही है, इसके बारे में लिखा गया है, वही है। क्या कहते हैं यहाँ पर शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण नियम में जो F बराबर क्या है, ये कैपिटल G का मान कितना है, 9.8। नहीं, स्मॉल जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड। 673 × 10⁻24 आप परसों भी पूछे थे, आपको याद नहीं है। कैपिटल जी का 9.8 है, कैपिटल जी का 9 मीटर पर सेकंड, स्मॉल जी का है 9.8। इसलिए उसको याद कीजिए, कंफ्यूजन मत रहिए। स्मॉल जी का मान 9.8 फिर से क्लियर कर देते हैं। स्मॉल जी का मान जो है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, समझे। कैपिटल जी जो है जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शास्त्रीय कैपिटल जी, उसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आगे में है देखिए वही लिखा हुआ। जी एक शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, जहां जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। देखिए जो क्या देख लीजिए, कैपिटल जी का मान जो है संपूर्ण ब्रह्मांड में नियत रहता है, कहीं पर भी जाएगा कैपिटल जी का मान नहीं बदलेगा, लेकिन स्मॉल जी का मान बदल जाता है। हाँ देखिए नहीं लेता नहीं, सुनिए बताते हैं, नॉमिकल जब यूज करते हैं तो 9.8 में थोड़ा जो है वैल्यू थोड़ा जाता है, इसलिए जो है ना 10 लेख जनरली हम यूज करते हैं। वैसे भी जानते हैं कि 9.5 के बाद जैसे करेंगे तो अधिक होता है, तो मान लीजिए 10 हम लोग मान लेते हैं, मेन यही। देख लीजिए गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी के बारे में, इसीलिए सब ड्यू टू ग्रेविटी जो अभी बोल लेते बार बार, इसका मान कितना था, स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से गति करता है, जब कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से गति करता है तो एकांक समय में पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी कहते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो बोले थे स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है, समझ लीजिए। अच्छा एक चीज, गुरुत्वीय त्वरण सदिश राशि का सदिश राशि सदिश है, तो गुरुत्वीय त्वरण भी क्या है, सदिश राशि, समझे। पृथ्वी की सतह के निकट इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है जो लिखा हुआ है। तो क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसका दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है। अच्छा सदिश राशि किसको कहते हैं, कुछ याद है आपको? परिणाम और परिमाण और सदिश राशि का उदाहरण एक दो बोल दीजिए यदि याद है तो। बल वेग विस्थापन त्वरण संवेग भार भी है,
भार भी है। भार हाँ, भार भी है। होगा। भारी बल भी है। बल है। बल है तो भार भी होबे करेगा आपको सभी से। बल भारी की हाँ। द्रव्यमान को सदिश अदिश अदिश। अदिश राशि। तीस राशि द्रव्यमान हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें परिणाम जो होता है वो आप देख लीजिए। सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है। अदिश में सिर्फ क्या कहते हैं, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। आप देख लीजिए गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन के बारे में देख लीजिए। जनरली हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर, यानी पृथ्वी तल से हम ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तो जी का मान, स्मॉल जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। ऊपर जाएंगे ऊपर भी जाएंगे घटेगा, नीचे भी जाएंगे तो स्मॉल जी का मान घटेगा। जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम एवं ध्रुवों पर यानी पोल पर अधिकतम होता है। आप जो क्या कहते हैं विषुवत रेखा जब जानते हैं 0 डिग्री का बनता है। जैसे ऊपर जाते हैं तो मैक्सिमम कितना डिग्री जाते हैं ऊपर नॉर्थ में, दशांश रेखा कितना डिग्री मैक्सिमम नॉर्थ में कितना डिग्री तक जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री ऊपर जाएंगे नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो क्या कहते हैं 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा है, वहाँ पर जो होता है स्मॉल जी का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। और पोल पर जाएंगे, ध्रुव पर जैसे जाएंगे मैक्सिमम होगा। बात यही है, वही विषुवत रेखा पर कम। विषुवत रेखा जिसको कहते हैं इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर। वहाँ पर आपको मिनिमम हो जाएगा मिनिमम स्मॉल जी का। इक्वेटर ऊपर मिनिमम। हाँ पोल पर जाइएगा तो स्मॉल जी का मान अधिकतम होगा। पृथ्वी की घूर्णन गति के घटने और बढ़ने पर, पृथ्वी के घूर्णन गति के घटने और बढ़ने पर स्मॉल जी का मान में क्या होता है, बढ़ता और घटता। समझे, तो पृथ्वी घूर्णन के कारण ऐसा होता है, स्मॉल जी के मान में घटता। घूर्णन मतलब क्या कहते हो, हाँ, घूर्णन मतलब घटेगा तो क्या बढ़ेगा उसका। अरे घटता भी बढ़ता भी है ना, हाँ, दोनों होता है ना, दोनों घट होता भी है। सकता है बढ़ भी सकता है। कब घटेगा कब बढ़ेगा। हाँ आपका बात सही है, कब घटेगा कब बढ़ेगा। जैसे आप ऊपर जाते हैं तो घटता है, नीचे भी जाते हैं घटता है, हाँ। और उसमें बढ़ने का भी है। आगे हम विस्तार से बताएंगे, आगे देखते जाइए। देख लीजिए स्मॉल जी का मान, स्मॉल जी का मान पृथ्वी की सतह पर अधिकतम यानी सरफेस पर क्या होगा सतह पर अधिकतम, अधिकतम, जबकि ये चंद्रमा सतह पर पर पृथ्वी के गुरुत्वीय भार का 1/6 होता है। समझे, हाँ समझे। क्या? चंद्रमा पे जाएंगे कोई वस्तु तो उसका मतलब अपना भार का 1.6 गुना हो जाएगा, वहाँ से कोई आएगा तो 1.6 गुना बढ़ पृथ्वी पर जाएगा। जो है, पृथ्वी पर जो है स्मॉल जी का मान कितना है? क्या पृथ्वी स्मॉल जी का 9.8 है। हाँ, उसका कहता है 1/6 यानी 9.8 का गुना 1/6 यानी 9.8 का बटा 6 कीजिएगा, कितना जाएगा 1.63 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। हाँ चंद्रमा पर पृथ्वी का अपेक्षा मतलब ऐसा समझिए ना कि कोई यहाँ पे 60 किलो का वस्तु है, चंद्रमा पे जाएंगे तो 10 किलो का हो जाएगा, और वहाँ पे 6 किलो का तो यहाँ पे 60 किलो हो जाएगा। हाँ उसका जो है ना बात वही है। देख लीजिए उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण, आप जो कल पूछ रहे थे आपसे, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी, नहीं ना, गुरुत्वीय त्वरण जो है स्मॉल जी, स्मॉल जी का मान बदलते रहता है, कैपिटल जी का मान कभी कैपिटल जी का नहीं मान कभी नहीं बदलता है, कहाँ भी चल हाँ, जाइए। ये। जैसे आप भार और द्रव्यमान में अंतर जानते हैं ना, भार बदलते रहता है द्रव्यमान लेकिन तो द्रव्यमान नहीं नहीं बदलता बदलता। है, नहीं बदलेगा तो उतने रहेगा द्रव्यमान। लेकिन भार क्या होगा, बदल जाएगा। भार सदिश है क्या दिशा से? भार सदिश सदिश राशि है। सदिश है, समझे ना। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, आप देखिए गुरुत्वीय विभव देख लीजिए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। गुरुत्वीय विभव किसी भी एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र में अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य का मान उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। गुरुत्वीय विभव सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। गुरुत्वीय विभव का ऐसा ही मात्रक होता है, जूल प्रति किलोग्राम होता है। द्रव्यमान देख लीजिए, मास जो अभी बोल रहे थे, मास और भार में अंतर यानी वेट और मास में अंतर देख लीजिए। द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु में निहित द्रव्य की कुल मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। किसी वस्तु में निहित द्रव्य का कुल मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। सामान्यतः एक वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का मापन है। द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है, जो बोले थे सभी जगह क्या होगा, द्रव्यमान स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर यह अपरिवर्तनीय होता है यानी बदलता नहीं है, नॉट चेंजेबल। क्या द्रव्यमान बदलता नहीं है। भार में क्या होता है, जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है वह वस्तु का भार कहलाती है। किसी वस्तु का भार W, उस वस्तु का द्रव्यमान m एवं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के गुणनफल के बराबर होता है। इसका ऐसा ही मात्रा होता है, कौन सी, भार का भी न्यूटन। जो आपको बल का होता है मात्रा वही होता है, कौन सी, भार का भी होता है, क्योंकि W बराबर mg होता है। m को क्या करते हैं, m को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, और g को किस में मापते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो आप जानते हैं F बराबर ma भी होता है, तो उसका क्या होता है, न्यूटन भी होता है। तो वही इसका भी क्या होगा, न्यूटन। किसका, भार का भी होगा मात्रक कौन सी, न्यूटन। जो बल का मात्रक होगा वो भार का भी मात्रक होगा। बल भी सदिश राशि और भार भी सदिश राशि। अब देखिए भार हिंसा क्या होता है, जहाँ आपका भार महसूस ना हो, जहाँ आपका भार महसूस ना हो वही हुआ ना भार हिंसा, समझे। आप देख लीजिए क्या है इसके बारे में।
किसी तल पर खड़े व्यक्ति को अपने भार का अनुभव उसके पैरों पर तल द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल शून्य होता है। उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल कैसा होता है? शून्य होता है। इसलिए उपग्रह में बैठा अंतरिक्ष यात्री भारहीनता का अनुभव करता है। बोले उसका भार जो है ना शून्य हो जाता है। आप देख लीजिए लिफ्ट में पिन का भार, लिफ्ट में पिन का भार, लिफ्ट में क्या है, जब नीचे की ओर जाते हैं तो व्यक्ति का भार घटता हुआ प्रतीत होता है और जब ऊपर जाते हैं तुरंत जाएंगे तब जब क्या कहते हैं तो आप बोले जब क्या कहते हैं ऊपर जाएंगे तब तुरंत के साथ जब ऊपर जाएंगे तो बढ़ता हुआ भार बढ़ता हुआ महसूस होगा। तोरण के साथ नीचे आएंगे घटता हुआ। तोरण याद रहे, तोरण रहेगा तोरण नहीं रहेगा तो तब नहीं होगा। देख लीजिए लिफ्ट के नीचे आते समय यदि डोरी टूट जाए, लिफ्ट के नीचे आते समय यदि डोरी टूट जाए तो वह मुक्त रूप से यानी फ्री स्टेट से क्या होता है नीचे गिरती है, उसको लगेगा ही नहीं हम इस समय लिफ्ट में उपस्थित व्यक्ति का भार शून्य क्या होगा? महसूस होगा। यह स्थिति क्या है? भारहीनता का उदाहरण है। अब देखिए जब लिफ्ट एक समान वेग से लिफ्ट क्या होता है ऊपर या नीचे गति करता है तो व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि समान वेग से जाता है, समान वेग से नीचे आता है, इसमें क्या होता है? परिवर्तन कुछ नहीं होता। किसमें? व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं। अब देखिए पलायन वेग के बारे में एस्केप वेलोसिटी जानते हैं हम लोग। पलायन वेग के बारे में वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु की पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, कभी रिटर्न नहीं आता। कभी वो क्या है तो पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, पलायन वेग कहलाता है। अच्छा पलायन वेग का मान जो है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है हम लोग जानते हैं 2.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये तो हम लोग जानते ही हैं 2.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन सस्ता है यहाँ पर कुछ जगह चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है? 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है चंद्रमा पर। देखिए पृथ्वी के लिए तो पलायन वेग हम लोग जानते हैं जनरली 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए उपग्रह देखिए सैटेलाइट, ये प्लान वेग समझ गए ना क्या है? हाँ, कोई वस्तु को ऊपर फेंकेंगे 11 किलोमीटर से जाएगा तो रिटर्न नहीं आएगा दोबारा। रफ्तार से जब फेंकेंगे ना उधरे रह जाएगा, आएगा नहीं, उसी कहेंगे पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी, समझे। और उसके बाद ये तो होगा किस पर? आज चंद्रमा से ऊपर पृथ्वी पर। फेंकेंगे। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आप देखिए उपग्रह देख लीजिए सैटेलाइट। उपग्रह क्या है? वह पिंड जो उपग्रह मतलब क्या हुआ? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर, उसी कहते हैं उपग्रह। वह पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसको क्या कहते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। उदाहरण हो गया पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इसके अतिरिक्त मानव द्वारा अनेक कृत्रिम उपग्रह भी स्थापित किए जाते हैं। उपग्रह निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है भू अस्थिर या तुल्यकी उपग्रह, उसको कहते हैं जियो स्टेशनरी या पार्किंग सैटेलाइट। ये होता क्या है इसके बारे में बता दें थोड़ा। भू अस्थिर या तुल्यकी उपग्रह क्वेश्चन इसमें यह पूछता है अब इसका रोटेशन कैसे होता है? उत्तर दक्षिण होता है कि पश्चिम से पूरब होता है? ध्यान रखिएगा भू अस्थिर तुल्यकी उपग्रह होता है क्या पश्चिम से रोटेट करता है, पश्चिम से पूरब की ओर। भू अस्थिर तुल्यकी उपग्रह में क्या है इसको जो है पूरा तरह से जो है स्कैन नहीं कर पाता है भू स्तरीय, समझे। लेकिन आप आगे में देखिएगा ध्रुवीय उपग्रह में इसको पूरी तरह से जो है ना स्कैन कर पाता है। ये होता क्या है ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है? ये उत्तर से दक्षिण जो है ना रोटेट करता है। ये क्या कहता है ध्रुवीय उपग्रह पोलर सैटेलाइट उत्तर से दक्षिण। हाँ लेकिन भू अस्थिर क्या होता है? ये पश्चिम से पूरब रोटेट करता है। आगे मांगा इसमें भी है बताएंगे आगे। भू अस्थिर या तुल्यकी उपग्रह क्या है? ऐसे कृत्रिम उपग्रह जिनका आवर्तकाल का क्या होता है मात्रा? आपसे पूछ रहे आवर्तकाल का मात्रा कल बताए थे एंगस्ट्रॉन के हट नहीं, आवर्तकाल का क्या सेकंड बोले थे? टाइम पीरियड बोले थे। टाइम पीरियड का क्या होता है? सेकंड होता है। ध्यान रखिए आवर्तकाल पृथ्वी की अक्ष पर घूर्णन करने के आवर्तकाल के बराबर हो तुल्यकी या भू अस्थिर उपग्रह कहलाते हैं। भू अस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल देखिए ध्यान दीजिएगा 24 घंटे पूछता है। भू अस्थिर उपग्रह में जो है टाइम पीरियड कितना का होता है? 24 घंटे का होता है। लेकिन ऊंचाई पर पूछता है, ऊंचाई पर उपग्रह जो है कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है स्थापित किया जाता है? भू अस्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर, समझे कितना? 36,000 किलोमीटर पर। और कहीं कहीं पर ये जो है आपको 36,000 है नहीं, लेकिन मूल रूप से आपको इसके बारे में बता दें 500 होता है। 36,500 कितना
कुछ है मतलब बड़े थे देखेंगे बड़े थे? चलिए आ जाएगा। तो देख लीजिए भू अस्थिर उपग्रह जो है आवर्तकाल कितना 24 घंटा, टाइम पीरियड कितना 24 घंटा। और देखिए ये उपग्रह यानी भू अस्थिर उपग्रह क्या है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित की जाती है। हाँ 36,000 किलोमीटर होता है 35,000 कुछ 700 कितना ना है, लेकिन इस पर जनरली 36,000 मान लेता है। 35,700 कुछ है, समझे, किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया था। उदाहरण हो गया इनसेट, हो गया इनसेट 2B, इनसेट 2C। ऐसे कम्युनिकेशन जानते हैं ना हम लोग, दूरसंचार में यही इसका उपयोग है। दूरसंचार यही भू हुआ ना? अस्थिर ग्रह का दूरसंचार कम्युनिकेशन। यानी इसका उपयोग हम जैसे भी मतलब संदेश पहुंचाने के लिए जासूसी के लिए करते हैं ना, भू अस्थिर का उपग्रह से सिग्नल लेने के लिए। सुनिए जासूस के लिए जब करेंगे ना हाँ। वो आपको आ जाएगा ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय आ जाएगा, समझे? क्योंकि वो पूरा स्कैन कर पाता है, पूरा स्क्रीन ये पूरा स्कैन नहीं कर पाता है। ध्यान दीजिएगा, आएगा इसमें भी आएगा। आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, आप ध्यान देते जाइए। अब देखिए पढ़ लिए हैं कौन भू अस्थिर उपग्रह पढ़ लिए हैं। आप आ जाइए ध्रुवीय उपग्रह आ जाइए। पोलर सैटेलाइट ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी तल से 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। ध्रुवीय उपग्रह कितना कितना किलोमीटर 500 से 800 किलोमीटर, लेकिन भू अस्थिर कितना बोले थे, कितना किलोमीटर? 36,000 किलोमीटर। अब देखिए इन उपग्रहों का उपयोग सुदूर संवेदन, मौसम या पर्यावरण के अध्ययन के लिए किया जाता है। किसका? ध्रुवीय उपग्रह का। और भारत के PSLV क्षेत्र के सभी उपग्रह ध्रुवीय उपग्रह के क्या है उदाहरण है। आप देख लीजिए उपग्रह का कक्षीय वेग देख लीजिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। किसी उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव एवं उपग्रह की गति के जरूरत के मध्य संतुलित प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होता है, और आवश्यक वेग का उपग्रह का कक्षीय वेग कहलाते हैं। फिर से पढ़ देते हैं। किसी उपग्रह का गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव एवं उपग्रह के गति के जरूरत के मध्य संतुलन प्राप्त करने हेतु यानी के लिए आवश्यक वेग को उपग्रह का कक्षीय वेग कहते हैं। उपग्रह का परिक्रमण काल देख लीजिए, रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ सैटेलाइट। उपग्रह का परिक्रमण काल उपग्रह द्वारा अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय क्या होता है? उपग्रह का परिक्रमण काल पूछता है। उपग्रह का परिक्रमण काल जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, समझे? आप देख लीजिए, PDF निकाल लीजिए, PDF ग्रुप में भेजे, आप देखिए यहाँ बताते हैं। जो पढ़े हैं ना इसका सब आ जाएगा सारा, PDF ग्रुप में भेजें। आने भेजें मिला। इस सब पर एक शायरी कर देते हैं। नजरों को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। दोस्तों नजरों को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, अपनों को चाहो सितारे बदल जाएंगे। जरूरत नहीं होती है कश्ती बदलने की, दिशाओं बदलो किनारे बदल जाएंगे। चलिए कुछ आप लोग को बोलना है, कुछ बोल दीजिए यदि कुछ बोलना है तो। किसी को याद है कुछ तो बोल सकते हैं। चलिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता देते हैं। अभी पढ़े हैं, जस्ट पढ़े हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। अभी क्या इक्वेशन का कहते हैं? F बराबर कैपिटल G m1 × m2 / r²। G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है। जो बोले थे कैपिटल G का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का बोल दीजिए कितना होता है? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। आप देखिए द वैल्यू ऑफ कैपिटल G वाज कैलकुलेटेड बाय हेनरी कैवेंडिश। क्वेश्चन पूछा जाता है हेनरी कैवेंडिश कैपिटल G का मान, कैपिटल G का जो है गणना किसने किया था? कैपिटल G का मान हेनरी कैवेंडिश ने किया था। द इक्वेशन ऑफ कैपिटल F G कैपिटल G m1 × m2 / r² इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मास। क्वेश्चन पूछाता है समीकरण जो है F बराबर कैपिटल G m1 × m2 / r² जो है वो बिंदु द्रव्यमान के लिए वैलिड है, पॉइंट मासेज के लिए क्या है? वैलिड है। अब आगे बढ़ते जाइए, जहाँ जहाँ रुकेंगे वहाँ समझिएगा। देखिए हम लोग तो पढ़े हैं F बराबर कैपिटल G m1 × m2 / r² पढ़े हैं। तो F बराबर डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 / r² कर सकते हैं। तो होता क्या है इसमें? जैसे आप कहेगा क्या त्रिज्या को जो है ना आप कर देते हैं, तो यदि क्या कर दूरी को आधी कर दिया जाए, यानी दूरी को आधी कर दिया जाए, बोल कम बल बढ़ जाएगा। क्या होगा? कितना गुना बढ़ेगा? प्रोपोर्शनल होता है, इसको बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ेगा, दोनों इसको बढ़ाएंगे तो दोनों नहीं, बढ़ेगा। देखिए बताता है। यदि दूरी को आधी करेंगे तो इधर से, यदि दूरी को आधी कर देंगे आप समान आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जानते हैं तो 1 / r²
तो 1/2 करेंगे ना, आधान करेंगे किसका, त्रिज्या का, तो एक बटे 4 ऊपर में 4 गुना हो जाएगा दूसरा। देख लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच में उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच में उपस्थित मीडियम पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन करता कहाँ, गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है, लेकिन संरक्षी बल है लेकिन पाथ डिपेंडेंट होता है। संरक्षी बल का संरक्षी बल नहीं जानता है, कंजर्वेटिव बल पाथ पर निर्भर करता है, जैसा रास्ता पर, जैसा पाथ रहेगा उस पर निर्भर करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल और आकर्षित बल है। क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा बल है जो क्या करता है, कमजोर बल है और आकर्षित बल है। सबसे कमजोर बल हाँ, लेकिन आपसे क्वेश्चन सबसे कमजोर बल तो गुरुत्वाकर्षण बल है। ध्यान रखिएगा, जो कमजोर रहता है ना वो ज्यादा दिन तक टिकता है, ध्यान रखिएगा। जो मजबूत रहता है वो जल्दी बिखर जाता है। न्यूक्लियर फोर्स सबसे नाभिकीय बल जो है वो होता है क्या है, छोटे टाइम के लिए लगता है, लेकिन मजबूत बल है। सबसे मजबूत बल वही नाभिकीय बल है, लेकिन आप क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। अब होता है क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये क्या करता है, कमजोर बल है, लेकिन लंबा दूर तक सभी जगह ये जो है ना टिक जाता है, समझे। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है, क्या कहते हैं, दुर्बल और आकर्षित बल। गुरुत्वाकर्षण बल सभी दूरियों के लिए वैलिड है। इनका लिखा हुआ है शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ रेट, यानी गुरुत्वाकर्षण बल सभी दूरियों के लिए क्या है, वैलिड है, वैध है। हाँ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का अनुसरण करता है। प्रश्न पूछेगा न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है न्यूटन के किस गति के समीकरण का फॉलो करता है, न्यूटन के तीसरा नियम का। तो तीसरा नियम का उदाहरण कुछ याद है आप लोग? जैसे हम नाव पे चढ़ते हैं अच्छा, तो नाव को पीछे धकेलते हैं, अपना आगे चल जाते हैं। अच्छा चलिए बढ़िया। किसी वस्तु पे हम बल लगाएंगे तो वस्तु में क्रिया प्रतिक्रिया बल हुआ तीसरा समझिए। तो बताया जो कल एक थोड़ा रिवीजन कर लेते, उत्तोलक के बारे में कल पढ़े थे, लीवर के बारे में लीवर के बारे में पढ़े थे। अब बताइए क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रकार का जो लीवर है उसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है, यांत्रिक लाभ कितना होता है? एक होता है, सिर्फ एक होता एक होता है, एक से अधिक होता है, एक से कम भी होता है। है। एक से अधिक होगा तो क्या होगा उसमें बल बढ़ जाएगा उसका, कई गुना बल बढ़ा देगा। हाँ? लेकिन एक से कम रहेगा तो एक से कम रहेगा तो उसका सर कुछ और अभी याद नहीं आ स्पीड रहा। को कई गुना स्पीड बढ़ा को कई गुना बढ़ा देगा। जब क्या कहते हैं एक रहेगा तो मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ एक रहेगा तो दिशा को परिवर्तन कर दिशा को बोले थे। हाँ, दिशा सेकंड वाला में क्या था? एक से अधिक एक से बराबर अधिक कौन चीज? यांत्रिक लाभ एक से यांत्रिक लाभ एक से अधिक उसमें फोर्स को कई गुना बढ़ा देता था। फोर्स को कई गुना, बल को कई गुना बढ़ा देगा। लास्ट में क्या था, तीसरा प्रकार का उत्तोलक जो उसमें गति को कई गुना बढ़ाता है दिशा हाँ, उसमें स्पीड को बढ़ा देगा स्पीड को क्योंकि बढ़ा देगा। यांत्रिक लाभ एक से कम होता है, समझे। तो आप पीछे का रिवीजन थोड़ा करते जाइए। देख लीजिए क्वेश्चन है, वह बल जिससे इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस दूरी पर स्थित इकाई द्रव्यमान वाले पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह बल जिससे इकाई दूरी पर स्थित इकाई द्रव्यमान वाले पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व। अच्छा एक ऑप्शन कौन कौन देख लीजिए। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसका मतलब क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण मतलब क्या? त्वरण मतलब कि क्या गुरुत्वीय वेग त्वरण परिवर्तन क्या? दर। वो तो है लेकिन किसको कहेंगे? कैपिटल जी, स्मॉल जी, स्मॉल जी, गुरुत्वीय स्मॉल त्वरण। जी त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़िए आप, आगे बढ़िए। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? सही आ गया। और चार ऑप्शन बोलिए ना तभी ना सही F आता है। बराबर में होता है, F बराबर कैपिटल F बराबर कैपिटल G M1 M2 बटा R अब आगे स्क्वायर। देख लीजिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर है गुरुत्वीय नियतांक, ये क्या होता है? गुरुत्व नियतांक का मान क्या? कहीं नहीं बदलता। कहीं नहीं बदलता, उसका उसको क्या कहेंगे? कौन जी? कैपिटल जी, कैपिटल जी कहेंगे। समझे। ये है कौन जी? यही गुरुत्वीय नियतांक। ये नहीं कहिएगा हम इसे पीछे सूचित करेंगे। ठीक है, सूचित चलिए। करेंगे तब दिमाग में आएगा कि जी से छोटा चलिए जी बड़ा जी से। एक्चुअली अभी गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक के बारे में पढ़े थे ना, डिफरेंस के बारे में अभी याद है? गुरुत्वीय त्वरण बोले स्मॉल जी, गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी। कैपिटल जी है जो क्या करता है? ये अच्छी सा रिवीजन देख लीजिए ना। हाँ पीडीएफ है क्या पेज में? पीडीएफ नहीं है। देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन क्या था? वह बल जिससे इकाई दूरी पर स्थित इकाई द्रव्यमान वाले पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्या कहलाता है? ये कैपिटल जी जो है वही कहलाता है, समझे। इसको काट कुट कीजिएगा ना, क्योंकि M1 और M2 इकाई दूरी पर न बोल रहा है। मास 1 कीजिएगा और नीचे में भी 1 है, इकाई द्रव्यमान ना है। काट कुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? कैपिटल जी का मान वही कैपिटल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो बोले थे, गुरुत्वीय नियतांक जो बोले कभी नहीं बदलता है। कैपिटल जी का मान याद है आपको कितना होता है? 6 गुना
और यूनिट उसका मीटर स्क्वायर पर केजी मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर 667 गुना 10 पावर 9 नहीं 667 पॉइंट दे देंगे दूर 10 कम टू द जाएगा पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए जहाँ जहाँ बोलेंगे वहाँ। अच्छा गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आ जाइए, अस्मोल जी के बारे में देखिए। अस्मोल जी आगे बढ़ाइए पीडीएफ को। गुरुत्वीय त्वरण अस्मोल जी अभी बोले थे पृथ्वी पर कितना होता है अस्मोल जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पृथ्वी का है ना, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और वह उसको लगभग हम क्या मान लेते हैं 10 पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। अक्सर क्वेश्चन में दिया ही रहता है कि आप इतना ले लीजिए साइड में जी का इतना भी नहीं, फिर भी आप से देखेगा ठीक कटेगा है, तो तो आप रेट दे देते हैं 10 जब मान लीजिए पूरा इतना भी नहीं है कि सोच के देता है कि विद्यार्थी क्या करेंगे। ठीक है, देखिए चांद पर देख लीजिए, चांद पर क्या है गुरुत्वीय त्वरण का मान जो बोले थे। देखिए जी अर्थ लिखा हुआ ना, पृथ्वी पर कितना है गुरुत्वीय त्वरण मान, उसका वर्ग 6 है। बोले थे 9.8 बटा 6 कीजिएगा ना तो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा मान। कहाँ पे? चांद पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, समझे? कोई दिक्कत? इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ध्यान रखिए। जुपिटर रहेगा तब बृहस्पति पर पूछेगा, बृहस्पति पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, लगभग होता है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे? इसका कितना होता है लगभग, पूछ देता है हाँ कभी कोई पूछ देता है तब तो मान लीजिए बनाया है। बृहस्पति पर जी का मान गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अस्मोल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। अच्छा जानते हैं यहाँ पर क्या, अब एम तो जानते करते हैं, हम क्या होता है मास ऑफ प्लेनेट, ग्रह का द्रव्यमान है ये, वैसा द्रव्यमान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा इसलिए बोल रहे हैं। कैपिटल एम का मतलब यहाँ हुआ मास ऑफ प्लेनेट यानी ग्रह का द्रव्यमान है, और आर का मतलब जानते करते हैं रेडियस ऑफ प्लेनेट यानी ग्रह का त्रिज्या। डेंसिटी बराबर जानते हैं हम लोग, घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो बता दीजिए घनत्व कौन सी सदिश है कि अदिश राशि है? अदिश है गणित गणित कौन सी है? अदिश है। द्रव्यमान अदिश आयतन भी अदिश है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल दूरी समय भी अदिश है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व द्रव्यमान आयतन भी कौन सी है? अदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अस्मोल जी का मान ग्रह के घनत्व पर, देखिए अस्मोल जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान ग्रह के घनत्व पर निर्भर करता है। क्वेश्चन पूछेगा अस्मोल जी का मान जो है किस पर निर्भर करता है? ग्रह के घनत्व पर, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट पर करता है निर्भर। कौन चीज? अस्मोल जी। आप देखिए आगे बढ़ जाइए, प्लेनेट नहीं आगे बढ़ जाइएगा, नहीं आगे बढ़ते जाइए, जहाँ है वहाँ पर देखिए पृथ्वी के तल से ऊपर नीचे जाने पर अस्मोल जी के मान में परिवर्तन देखिए। आप लोग जो पढ़े हैं अभी पढ़े किया है, देखिए ऊपर जाएंगे तो जी डैश बराबर होता है जी बाय 1 प्लस एच बाय आर स्क्वायर होता है, और नीचे जाएंगे तो जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी बाय आर होता है। देखिए यहाँ पर भार के बारे में लिखा हुआ है, डब्ल्यू बराबर एम जी अभी पढ़े हैं ना। भार कौन सदिश राशि का सदिश राशि है, सदिश राशि है। भार का मात्रा क्या बोले थे? न्यूटन बोले थे। क्यों बोले थे? नीचे में देखिए लिखा हुआ है एम बराबर एम ए, डब्ल्यू बराबर एम जी लिखा हुआ है। मास को किलोग्राम में, इसको अस्मोल जी कितना होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें न्यूटन ही होता है इसका, समझे? आप देखिए एट द सेंटर ऑफ अर्थ अस्मोल जी का मान पूछ देगा आपको। पृथ्वी के केंद्र पर जो है अस्मोल जी का मान कितना होता है? 0 होगा तो भारहीनता जानवे करता है, जहाँ 0 होगा वहाँ भारहीनता अपना महसूस होगा। पूछ देगा आपको पृथ्वी के केंद्र पर अस्मोल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 0 होगा। बहुत होगा। आगे देख लीजिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, केवल वस्तु का भार परिवर्तित होता है। बोले थे आपको वस्तु का द्रव्यमान जो है हर समय क्या होता है? नियत रहता है, लेकिन उसका भार क्या होता है? परिवर्तित होते रहता है। आप देखिए आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन नॉमिकल आ गया, देखिए तो हो जाएगा। एक पिन का भार पृथ्वी पर 120 न्यूटन लगाता है। पता है एक पिन का भार कहाँ लगाता है? पृथ्वी पर 120 न्यूटन लगाता है। न्यूटन किसका है? भार का बोले थे न्यूटन। अगर इसे चांद पर ले जाया जाए तो इनका वजन लगभग होगा 20 किलो। देखिए बताते हैं 120 बटा 6 कीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। जो कि जानते करते हैं पृथ्वी का 1/6 होता है कहाँ? कभी नहीं पता है तो कोई 20 यहाँ पे न्यूटन। मतलब ठीक है। 60 किलो का वस्तु पर ले जाएगा तो 10 किलो 120 न्यूटन का रहेगा तो यहाँ पर क्या करते हैं? 20 किलो हो जाएगा। 20 न्यूटन का हो जाएगा। कहाँ पे? चांद पे। चांद से 20 किलो, यहाँ पे जो है वही रहेगा। 120 है तो 120 ही रहेगा। हाँ यहाँ पर जो है जैसे वहाँ पर 20 न्यूटन का लगा, यहाँ पर 120 न्यूटन।
क्योंकि यहाँ का वेट छोड़ा है ना वहाँ पे। पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से अस्मल जी के मान में परिवर्तन होता है। जो पढ़े थे अपना लोग पढ़े हैं, पूछेगा अस्मल जी का मान जो है परिवर्तन होता है किसकी वजह से? पृथ्वी घूर्णन की वजह से। आज देख लीजिए यहाँ पर पृथ्वी की घूर्णन की वजह से अस्मल जी का मान में परिवर्तन होता है। हम लोग जानते करते हैं जी डैश बराबर होता है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस अल्फा होता है, समझे। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए अपना लोग क्या पढ़े थे, विश्वत रेखा पर जो है अस्मल जी का मान क्या होता है? कम होता है। कम ध्रुव पर अधिक यहाँ होता पर है, कम होता है लेकिन ध्रुव पर अधिक होता है। अपना लोग जनरली पढ़े हैं। लेकिन देख लीजिएगा जब एंगुलर स्पीड रहेगा यानी ओमेगा रहेगा, कोणीय मान रहेगा, उसमें केस 1 में लिखा हुआ है ओमेगा रहेगा, समझे। ओमेगा यानी क्या? एंगुलर स्पीड यानी कोणीय चाल रहेगा। तो पोल के छोड़ के यानी पोल पर जानते हैं पोल पर तो मैक्सिमम होता है ना अस्मल जी का मान। इसमें क्या होगा, यदि हम क्या करेंगे कोणीय चाल को बढ़ाएंगे तो अस्मल जी का मान घटेगा। कोणीय चाल को यदि बढ़ाएंगे हम तो अस्मल जी का मान घटेगा। लेकिन वहाँ पर उदाहरण पोल पर छोड़ के यानी ध्रुव पर छोड़ के इसमें कोणीय चाल की बात बोल रहा है। अब इसमें उल्टा क्या था कि सेकंड में क्या है, कोणीय चाल को यदि हम घटाएंगे तो अस्मल जी का मान बढ़ेगा, लेकिन वही पोल को छोड़ यानी ध्रुव को छोड़ के। मुझे आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः, जो बोल रहे थे आप लोग कहाँ घटता है बढ़ता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करना बंद कर दे तो अस्मल जी का मान ध्रुवों को छोड़कर बाकी बढ़ स्थान जाएगा। पर थोड़ा बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़ लेते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करना बंद कर दे, अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करना जाके बंद कर दे तो बाकी हर स्थान पर क्या होगा? बढ़ जाएगा। जी का मान ध्रुवों को छोड़कर, कहाँ पर? ध्रुवों को छोड़कर यानी पोल के छोड़कर। लोग जानते हैं कि पोल पर मैक्सिमम होता है, पोल को छोड़कर बाकी हर स्थान पर थोड़ा थोड़ा क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि पोल पर तो मैक्सिमम होता ही है अस्मल जी का मान। क्या आप देखिए क्वेश्चन एक है, देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जो अपना लोग अभी पढ़े हैं उसे देते हैं। जब एक व्यक्ति विश्वत रेखा से ध्रुव की तरफ जाता है, कहाँ जाते हैं हम? विश्वत विश्वत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो उसका उसे मान अपने बढ़ेगा। भार में महसूस होता है। कौन चीज? बढ़ा हुआ। विश्वत रेखा से ऊपर जाएंगे ध्रुव की तरफ, क्या होगा? अस्मल जी का मान बढ़ेगा, बढ़ोतरी होगा। क्योंकि ध्रुव पे सबसे सर्वाधिक मान होता है। सही बात है। इस बार बीपीएससी में पूछा था कि पृथ्वी पर जी का सर्वाधिक मान कितना होगा 1 to 5 में, ये तो उसमें दिया हुआ था 9.8 वही होगा, है ना। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए द्वितीय त्वरण अस्मल जी निर्भर, देखिए द्वितीय त्वरण जो है अस्मल जी, द्वितीय त्वरण जानते हैं अस्मल जी निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? सब सुनिएगा। पृथ्वी के द्रव्यमान पर, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कैपिटल जी पढ़े हैं अपना लोग, पढ़े हैं ना। पृथ्वी की त्रिज्या यानी आर पर किस पर निर्भर नहीं करता है? स्थिरांक पर। स्थिरांक अस्मल जी बराबर पढ़े, अभी फॉर्मूला में पढ़े, अस्मल जी बराबर कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर पढ़े हैं। तो एम जो यहाँ पर कैपिटल एम है ना, ये है ना क्या कहते हैं, ग्रह का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान नहीं है। इसी को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन बाद देखिए पृथ्वी द्रव्यमान पर जो है ना, पृथ्वी द्रव्यमान पर तो करवे करता है। और उसके बाद देखिए गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी तो करवे करता है, क्योंकि अस्मल जी बराबर कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर होता है। और पृथ्वी की त्रिज्या पर जो है ये है, इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन किस पर नहीं करेगा? गिरने वाले वस्तु पर, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं, लेकिन ग्रह के द्रव्यमान पर करेगा। समझे, वैन यही था, इसीलिए तो बोले फोकस था। आप देखिए एक और है निर्वात में, निर्वात यानी भैकम, जहाँ पर क्या हो भैकम कुछ निर्वात नहीं क्या हो। कुछ नहीं हो। वाह। निर्वात में समान ऊंचाई से गिराई गई दो वस्तुएं समान समय पर जमीन से आकर टकराती हैं, चाहे उनके द्रव्यमान कुछ भी हो। क्योंकि निर्वात रहेगा तो दोनों सेम क्या होगा, स्पीड में क्या होगा, नीचे आएगी। तो चलिए आप देखिए लिफ्ट के बारे में जब अपन पढ़े थे, त्वरण के साथ बोले थे ऊपर जाएगा तो भार क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ता महसूस होगा। W बराबर mg प्लस एम ए, प्लस एम ए बढ़ेगा ऊपर जाएगा, तो प्लस एम ए ही बढ़ता है। हाँ। समझे, नीचे आएगा तो घटेगा माइनस होगा। तो माइनस एम ए होता है। W बराबर एम जी माइनस एम ए, तो एक्स्ट्रा जो होता है ना तो माइनस एम ए ही होता है एक्स्ट्रा। समझे, जहाँ भार हिलता होगा वहाँ पर क्या होगा? W बराबर 0 हो जाएगा, क्या होगा? भार हिलता 0 हो जाएगा, तो mg सब 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब अब लिफ्ट का गति बढ़ जाएगा पूरा, मतलब त्वरण उसका हाई हो जाएगा तो क्या होगा? आर बराबर एम जी प्लस एम ए होगा ना, मतलब बहुत बढ़ जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? टूट जाएगा ना, क्या होगा?
तोड़ के ऊपर से चला छत तोड़ के ऊपर से ऊपर ऊपर छोड़ के चला जाएगा, चल उतर जाएगा। जाएगा ऊपर। हाँ, अगर रस्सी टूट गया तो नीचे जाएगा तो आराम से बाहर इंतजाम होगा फ्री फॉर्मेशन। लिफ्ट वाले केस में भी भार में कोई अंतर नहीं आएगा। लिफ्ट वाले केस में भी भार में कोई अंतर नहीं आएगा यदि लिफ्ट की चाल नियत हो। नियत तो समान यदि रही समान होगा, समान भी नहीं होगा, तो R बराबर mg, क्योंकि हम लोग बोले थे यदि बढ़ेगा तो प्लस mg होता है, घटेगा तो माइनस mg होता है। समझे? यदि कांस्टेंट रहेगा क्या होगा, सिर्फ mg होगा। समझे? R बराबर mg प्लस ma ना, बढ़ा तो ma प्लस होता है, घटेगा तो माइनस ma। यदि कोई क्या कहते हैं नियत रहेगा तो सीधा R बराबर mg होगा। समझे? मैंने यही किया। आज ऊपर जानते हैं बल लगता है तो लंबवत प्रतिक्रिया बल लगता है ऊपर 90 डिग्री पर, और नीचे नीचे जो हम लोग करते हैं कौन चीज, mg। देखिए तराजू हम लोग तोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, तराजू में हम लोग क्या करते हैं हर वक्त लंबवत कोशिश करते हैं। ये भार बराबर क्या होता है? भार बराबर क्या भाग W बराबर mg होता है। mg मतलब mg पर मास इनटू गुरुत्वीय त्वरण, मास गुना त्वरण, मास गुना गुरुत्व गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण। ठीक। बोल तो रहे कोई दिक्कत बात यही आपको है। इंतजार है। ठीक है देख लीजिए, आगे देख लीजिए। ठीक है। वही हम लोग क्या करते हैं तराजू में जो तोलते हैं लंबवत प्रतिक्रिया पर, क्या चाहते हैं हम लोग लंबवत प्रतिक्रिया पर आ जाए, ताकि क्या होगा वहाँ पर नहीं भार घटेगा नहीं भार बटेगा, इसलिए हम लंबवत करते हैं तराजू पर। क्या कहते हैं है क्रमे है, थोड़ा उसको और ऊपर कीजिए भाई, इधर घटना नहीं बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ जाएगा लेकिन घटना नहीं चाहिए। तराजू वाला केस में वही है, समझे? रंजन रिजल्ट आ गया क्या? अभी तो ये वो सब बात मत कीजिए, आगे हम बात ओके ओके, करेंगे। आप कंटिन्यू रखिए। हाँ। अरे पढ़ते हैं हमारा रिजल्ट के लिए। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट सब रिजल्ट ही आता है। देखिए फ्री फॉल देख लीजिए, 60 रुपये का तो ये बराबर जी आपका है 20 सब खिला अभी आगे सैटेलाइट देख लीजिए, सैटेलाइट ऊपर बोले थे जो ग्रह का चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। सैटेलाइट ऊपर। अब VO होता है ऑर्बिटल स्पीड कक्षीय चाल, और VE होता है एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग। देखिए अपना लोग क्या पढ़े, पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 चंद्रमा का 2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप बता दीजिए हमको पलायन वेग का आप बोल रहे हैं ना, तो आप बताइए चंद्रमा पर पलायन वेग का कितना होता है? 2.38 हाँ क्या और क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर दोनों में किलोमीटर होगा, समझे? हाँ उसमें भी है। किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। हाँ ध्यान रखिए, यूनिट भी छोड़ देते हैं आप। यूनिट भी थोड़ा ध्यान रखिए। इसका कितना था? 3 पॉइंट किसका? दोनों वाला 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर होगा ना, सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है? 11.2 है। किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। और चंद्रमा पर बोले थे 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। हाँ बिल्कुल। हाँ देखिए केस 1 देख लीजिए, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं v। वस्तु की चाल यदि लेस देन होगा कौन चीज, VO सब VO बोले हैं कौन चीज का, VO अभी बोले कक्षीय चाल। कक्षीय चाल यदि अधिक रहेगा वस्तु की चाल से, तब क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। और वही प्रोजेक्टाइल मोशन बोले थे किस पथ पर काम करता है, परवलयाकार पथ पर, बोले थे ना प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए जब इसमें क्या होगा, वेग क्या होगा, बराबर या अधिक होगा किसका, कक्षीय चाल का। तो और क्या कहते हैं यदि वेग जो होगा कम होगा किसका, पलायन वेग का कम होगा, उसमें उपग्रह होगा और क्या कहते हैं दीर्घवृत्ताकार होगा। और तीसरा केस क्या है, यदि वेग बराबर या अधिक रहेगा किसका, पलायन वेग का, उसमें क्या होगा, वस्तु जो है वह ग्रह के गुरुत्व से बाहर निकल जाएगी। समझे? जिसको कहता है हाइपरबोलिक, अति परवलयाकार हाइपरबोलिक। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पलायन वेग का मान पृथ्वी को कितना होता है, पृथ्वी सतह पर 11.2 पर सेकंड। अच्छा हाइट पर जाएंगे तो पलायन वेग का मान घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। हाइट पर जाएंगे ना, हाइट पर जाएंगे पलायन वेग का मान घटेगा। हाइट का मतलब हाँ हाइट यानी ऊंचाई पर जाएंगे। चंद्रमा पे जाएंगे घटेगा। हाँ घटेगा नहीं, आप देख लीजिए नाभी देख लीजिए, नाभी अपना लोग कितना पर है पृथ्वी पर, 2 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा पे कितना पर है, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। इसलिए जो है ना हाइट पर जाने पर क्या होगा, पलायन वेग का मान घटेगा। अब देखिए कक्षीय चाल और पलायन वेग का, कक्षीय चाल और पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो अपना लोग पढ़े थे ध्यान दीजिएगा, कक्षीय चाल और पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन किस पर करता है, ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्रिटिकल हम पढ़े थे, समझे? ग्रह पे द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और त्रिज्या पर भी निर्भर करता है। पृथ्वी का वातावरण होने का कारण देख लीजिए, पृथ्वी पर वातावरण होने का क्या कारण है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल
जब तक क्या कहते हैं नहीं रहेगा वातावरण तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा नहीं करेगा। और हाई स्केप वेलोसिटी उच्च पलायन वेग का होना भी क्या है, ये अति के कारण एटमॉस्फेयर वातावरण के कारण ही ऐसा होता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, याद हो गया एक तरह से भूमि पर आप जो क्या कहते हैं अब एटमॉस्फेयर में जो है सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 78%, उसके बाद हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन 28%, 28, 21% होता है 21%। उसके बाद हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, 78 कितना पढ़ लिए? एक मिनट, 78 कितना किसको पर नाइट्रोजन, 20.99 यानी 21%। 78 21 कितना हुआ? 99 हो गया, 99 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं इनर्ट गैस जो क्या कहते हैं सबसे अधिक एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में पाया जाता है, कौन सा ऐसा गैस? नहीं, इनर्ट गैस हुआ क्या हो सकता है? अक्रिय गैस, आर्गन हो जाएगा। आर्गन 0.8% पाया जाता है, समझे? सबसे अधिक अक्रिय गैस वही है। अक्रिय गैस को जानते हैं कौन कौन है? अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, नाइट्रोजन, यही सब होता है। अब एक देखिए बार रिपीट कीजिए, कौन बोले? हीलियम, नियोन, हीलियम, पहले 8 जोड़ते हैं। मतलब क्या है वो 16 कितना, सुनिए। 8 हो गया, चलो आप जो पहले क्या करते हैं देखिए हीलियम है, उसके बाद नियोन है, 8 पहले जोड़ते हैं। उसके हीलियम, नियोन, आर्गन, उसके बाद 10 देखिए 8 हुआ, 10 हुआ, 10 को फिर 8 जोड़िएगा, 8 जोड़िएगा, फिर उसके बाद जो है सीधा चल लीजिए हीलियम 2, हीलियम के बाद नियोन 10, आर्गन 18 होता है। और आर्गन के बाद क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, केप्टॉन, उसके बाद जेनॉन, उसके बाद रेडॉन, उसमें जोड़ते जाइएगा। आप आइएगा कल याद करके, हम पूछेंगे फिर आपसे। भू-अस्थिर उपग्रह, उपग्रह कितना प्रकार पढ़े थे आप लोग? 2 प्रकार पढ़े थे। भू-अस्थिर उपग्रह पढ़े थे, दूसरा पढ़े थे क्या? पोलर सैटेलाइट यानी ध्रुवीय उपग्रह पढ़े थे, बोले थे। इसके बारे में बताएंगे, देख लीजिएगा। देखिए तरीका क्या है भू-अस्थिर उपग्रह का, फिर बोले थे कैसे कैसे वो क्या करते हैं, चक्कर लगाती है किधर से किधर भू-अस्थिर में? पश्चिम से पूरा, बहुत बढ़िया, पश्चिम से पूरा चक्कर लगाते हैं। लेकिन पृथ्वी के चक्कर लगाता है ना पश्चिम से हाँ, पूरा, वैसे भू मतलब पृथ्वी ही होता है। भू मतलब पृथ्वी होता है। हाँ। लेकिन आप आज तो कहते हैं हम क्या कहते हैं, आप तो ये बात बोल दिए हैं, हाँ। तो क्या कहते हैं बताइए क्या कहते हैं ग्रह में कौन बोल रहे हैं आपको? शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह। कैसा चक्कर लगाता है? किधर से? शुक्र तो पूरा पश्चिम लगाता है। इसलिए बोला आप ग्रह, इसलिए आप बोल दिए वो। ठीक है, पृथ्वी बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पृथ्वी जो है भू-अस्थिर उपग्रह कैसा पश्चिम से चक्कर लगाता है, और ध्रुवीय उपग्रह जो है कैसा लगाता है बोले चलो उत्तर से दक्षिण के चक्कर लगाता है। चलिए उपग्रह आप देखिए भू-अस्थिर उपग्रह में टाइम पीरियड बोले थे आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा। ऊंचाई बोले थे, ऊंचाई पर कितना होता है? 36,000 होता है या 35,786 किलोमीटर। ऑलवेज में जैसे कहिएगा ना, यदि ओरिजिनल पूछ ले उसका फोन लगा के नाम ओरिजिनल पूछेंगे तो 35,786 किलोमीटर बनेगा, जैसे लगभग रहेगा तो 36,000 किलोमीटर, समझे? और देखिए भू-अस्थिर उपग्रह जो है पूरी पृथ्वी को स्कैन नहीं कर पाता, जो बोले थे, समझे? जैसे यूज बोले थे दूरसंचार में, बोले थे दूरसंचार में जो क्या कहते हैं इनसेट टू बी और इनसेट टू सी। आप देखिए ध्रुवीय उपग्रह में बोले थे ये नॉर्थ से साउथ की ओर चक्कर लगाता है, और यह पूरी पृथ्वी को स्कैन कर पाता है। कौन? ध्रुवीय उपग्रह। और जैसे आप बोले यूज बोले थे, यूज में मैपिंग जो हम लोग बनाते हैं, मैपिंग नक्शा, उसमें क्या करते हैं वही आप जो जासूसी करने में भी, हेलो आप जासूसी पूछे है ना, जासूसी यही का होता है, पोलर सैटेलाइट, समझे? हाँ, इसी का होता है। देख लीजिए किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है वो सैटेलाइट यानी वो उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है उसकी टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा कितनी होती है? निगेटिव होती है। क्या होती है? निगेटिव होती है। किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहे किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या होती है? हमेशा निगेटिव होती है। टोटल एनर्जी हम लोग जानते हैं कुल ऊर्जा बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस उसी को कहते हैं कुल एनर्जी, टोटल एनर्जी। चलिए टोटल एनर्जी जो है क्या बोले थे? पोटेंशियल एनर्जी प्लस वो सैटेलाइट जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। ऋणात्मक होती है। फिर से बताइए आप मैकेनिकल पढ़े थे डबल के बारे में, पढ़े थे उत्तोलक के बारे में। तो सेकंड टाइप का उत्तोलक में क्या होता है? एक सदी होता है, एक सदी। उसमें क्या होगा? मतलब उसका है ना स्पीड को बढ़ाएगा कि फोर्स को बढ़ाएगा? स्पीड को बढ़ाएगा, नहीं, फोर्स को बढ़ाएगा।
फोर्स को 1 गुना देखिए बढ़ाएगा। फर्स्ट में क्या बढ़ाएगा? कौन सी फर्स्ट प्रकार की तलक में हाँ, उसमें एक अधिक होता है, एक से कम भी होता है, एक के बराबर बराबर भी होता है। एक से अधिक रहेगा ना तो फोर्स यानी बल को कई गुना बढ़ाएगा, और एक से कम रहेगा तो स्पीड को कई गुना बढ़ाएगा, और यदि एक के बराबर रहेगा मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ तो आपको जो है ना डायरेक्शन को परिवर्तन कर देगा, यानी दिशा में परिवर्तन कर देगा। थर्ड टाइप का दिशा परिवर्तन। सेकंड वाला में क्या बोले थे, मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ एक से अधिक होगा, तो उसमें वो बोले थे आपको फोर्स यानी बल को कई गुना बढ़ा देगा, सेकंड टाइप। थर्ड टाइप में ये बोले थे आपको मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम होता है, उसमें क्या करता है स्पीड यानी चाल को कई गुना बढ़ा देता है, यही वाला है। हाँ, जैसे देखिए ये फलक्रम हुआ ना, जैसे 3 प्रकार हुआ ना चूल्हा, हाँ, फिलिस इसमें है। किसमें बीच आता है, मतलब हाँ जी, फिलिस याद कीजिए, एफ एल ई से फिलिस है। फलक्रम रहेगा बीच में, फलक्रम बीच में दोनों रहेगा, साइड फर्स्ट सबको रहेगा एफर्ट और लोड लोड रहेगा। फर्स्ट टाइप का हो गया एफ एल ई, आप देखिए एफ एल ई होता है फिलिस बोले थे। सेकंड टाइप में बोले थे लोड बीच में। लोड बीच में रहेगा, फर्स्ट में रहेगा फलक्रम और लास्ट में क्या रहेगा एफर्ट एफर्ट रहेगा। थर्ड टाइप में बोले थे एफ एल ई से एफर्ट एफर्ट बीच में रहेगा। जैसे बोले थे आपको कौन सी सब्जी जो लेते हैं रेडी बैग लेते हैं, फलक्रम मेरा बीच में रहता है। अच्छा उदाहरण दीजिए सबका, जैसे एक एक कैंची, जैसे। फर्स्ट टाइप का तोलक लीवर, फर्स्ट टाइप में आपको उसको झूला पर जो धुलते हैं स्क्रू वाला, सबसे ज्यादा पिलास, लेकिन पिलास गिलास कैंची सब जो हो गया ठीक है, बीच प्लास में कैंची आ वाला। सेकंड टाइप में सरोता, थर्ड टाइप में चिमटा रोटी उल्टाने वाला। अच्छा ये बताइए आप अब ये बताइए और क्या कहते हैं, और कुछ उदाहरण जानते हैं उसके बारे में? नहीं, इतना तो याद है। हैं? आप बता देते हैं एक बार। हाँ, बताइए, रिपीट कर दीजिए। आप जो बोले थे ना उदाहरण के बारे में, चलिए उदाहरण एक बार रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट टाइप में देखिए बोले थे मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ एक होता है या एक से अधिक एक से कम होता है, उसका उदाहरण बोले थे पार्क में झूला लगा हुआ होता है, जो बोले थे झूला वाला। गिलास जो होता है वही है, कैंची का भी उदाहरण कुछ है। फर्स्ट टाइप के तलक का उदाहरण होगा कुरुबार लोदन जो मोड़ते हैं लोहा को, गर्दन के ऊपर नीचा करना, गर्दन को ऊपर नीचा भी करते हैं, किसमें होता है फर्स्ट टाइप में, क्योंकि फलक्रम कहाँ होता है बीच में बीच में होता है। और सेकंड टाइप में बोले तो उदाहरण, सेकंड टाइप में इसका क्या बोले थे मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है। और नहीं, कितना थर्ड बढ़ा टाइप देगा? चिमटा हुआ, चिमटा सेकंड सरोता टाइप सरोता सरोता जो हम हुआ, करते सुपारी काटने वाला। हैं खाली लोड बीच में पड़ता है लोड सर, बीच में पड़ता है। समझे? हाँ। लोड बीच में पड़ेगा सरोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, और उसके बाद दरवाजा गेट भी बोले थे, ट्रॉली या कचरा उठाने वाली गाड़ी, और तीसरा उसके बाद अंगूठों पर खड़ा होना, अंगूठा पर भी खड़ा होता है, इसमें लोड ना पड़ता है, बीच में पड़ता है, समझे? थर्ड टाइप तुलक में उदाहरण हो गया चिमटा, जानते हैं चिमटा? इसमें एक से कम होगा क्या यांत्रिक लाभ, इसमें क्या होगा बल्ब कई गुना बढ़ा देगा। चिमटा जो होता है चिमटा एफ एल ई से एफर्ट बीच में लगता है, चिमटा हो गया, कुदाल हो गया, मछली पकड़ने वाली मशीन हो गया, और सामान रखा हाथ में ऊपर नीचे करना, बोले थे ना जो थर्ड टाइप वाला सामान। आप देखिए ऊपर नीचे कीजिए, एफ एल ई एफर्ट बीच में लगता है, समझे? मान लीजिए। चलिए आज यहीं तक क्लास खत्म किया जाता है। चलिए दोस्त, आप लोग लाइक शेयर कीजिए वीडियो को, आगे तक बढ़ाइए। लाइक शेयर कमेंट और दूर दूर तक फैलाइए वीडियो को। रणधीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद।